भी हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो लाइव आ चुके हैं। और बाबुल, आज तक पर आपका स्वागत करते हुए दीदी ने ताबड़तोड़ हमले बोले, ये कहा कि पीएम और गृह मंत्री अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। 8 चरणों में विधानसभा चुनावों का सीधा फायदा बीजेपी को होगा। टिप्पणी इस पर आपकी। चलिए, दीदी का क्षमता जो भी है, जो क्षमता का दुरुपयोग बोलिए, पुलिस का दुरुपयोग बोलिए, एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन बोलिए, जो भी आप कहिए, खेल खत्म हो गया। अब उनका फ्रस्ट्रेशन है, उनको कहने दीजिए। अब लोगों का वोट होगा। लोकतांत्रिक देश में लोग जो है अपना वोट देने जाएंगे। अब मैं सुन रहा था तृणमूल कांग्रेस से कोई ना कोई तो आया होगा जो कह रहे थे कि इतने सारे सीट्स है तमिलनाडु में, 234 है, वहाँ पे शायद 3 या 4 दफे हो रहा है, यहाँ पे 8 दफा क्यों? भाई, बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से कुछ लोग जेल में रहते हैं, उनके लिए 24 घंटा जो है बंदूकधारी सामने खड़े रहते हैं। तो बंगाल में जिस तरीके के डेमोक्रेसी के ऊपर हमला किया है कि 10 साल की एकदम मतलब क्या कहूँ, हर तरीके से बंगालियों को जो टॉर्चर किया है दीदी की एडमिनिस्ट्रेशन, दीदी की पुलिस, और संपूर्ण रूप से मुख्यमंत्री का निगरानी में और उनकी चुप्पी में कभी और उनकी प्रत्यक्ष मदद में कभी, तो 8 क्यों 10-12 दफे भी अगर वोट होती तो भी जो है बंगाल के लोग खुश होते। क्योंकि पंचायत इलेक्शन से लेके म्यूनिसिपल इलेक्शन से लेके 2019 तक आपने देखा है कि कैसे हम सबके ऊपर किस तरीके से हमले किए गए थे। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है और इसका मैं स्वागत करता हूँ। दीदी क्या बोलती है, सही मायने में आज के बाद उसका कोई मायने नहीं रखता है। बाबुल सुप्रियो जी, लेकिन बीजेपी की ओर से इस बारे में रिक्वेस्ट तो चुनाव आयोग से की गई थी कि चुनाव के जो चरण हो वो काफी लंबे हों। इसके पीछे की क्या वजह थी? बिल्कुल वजह क्या है वो भी बीजेपी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था। आपको मालूम है कि बंगाल जो है ऊपर से नीचे तक काफी लंबा एक क्षेत्र है, और ये भी सबको मालूम है कि किस तरीके का हिंसा होता है। कई बार इसके पहले देखा गया, मैं भी 2014 से चुनाव लड़ रहा हूँ, कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने में बहुत सारा समय चला जाता है। तो इसलिए हमने 8 क्या, हमने तो 10 अलग अलग हिस्सों में वोट हो, ये भी हमने मांग की थी। और हम इसलिए मांग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि 12 हिस्से में होता तो भी बुरा नहीं होता, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि लोकतांत्रिक जो सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सैंक्टिटी है, जो एक ऑटोक्रेटिक महिला ने, एक सीएम ने उसका बर्बादी करके रख दिया था, उसका सेलिब्रेशन हो। ये दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो हम है ही, लेकिन जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमें सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनना है, और उसके लिए तृणमूल कांग्रेस का खत्म होना बहुत जरूरी है। और उसीलिए लोगों का वोट देना, मतदान केंद्र तक पहुंचना, ये बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ तृणमूल कांग्रेस को खत्म कैसे करेंगे? आप लोगों की ओर से जय श्री राम का नारा लगाकर ममता बनर्जी पर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे, लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं, ममता बनर्जी अपने पूरे परिवार के साथ, अभिषेक बनर्जी भी हैं, उनका भी परिवार है, सभी के साथ पूजा अर्चना कर रही हैं और पूरे बंगाल में मैसेज दे रही हैं कि देखिए, हिंदू विरोधी होने के जो आरोप बीजेपी लगाती है वो पूरी तरह से निराधार और गलत है। ये सब दीदी का जो है सुर्खियों में रहने के लिए ना, दीदी कल दिखा दिया, ना वो सरकार चला सकती है, ना स्कूटी चला सकती है। स्कूटी में आपने देखा क्या उनकी हालत हुई। ये अलग बात है कि उन्होंने स्कूटी चला के केंद्रीय सरकार का एक तरफ से पेट्रोल का विरोध कर रहे थे, एक तरफ से हमारा काफी सारा पब्लिसिटी भी कर दिया। क्योंकि मैं भी हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर था, तो फेम 1 फेम 2 में हम पूरे देश में किस तरीके से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं और सब्सिडी दे रहे हैं, ये भी उन्होंने उसका भी पब्लिसिटी कर दिया बिना जाने हुए। और जय श्री राम बोलने से छिड़ने का रीति रिवाज और ये तरीका दीदी ने ही बताई है, इसलिए उनको कहा था जय श्री राम से चिढ़ने के लिए। मैं जिस इलाके में हूँ अभी, एक इंटीरियर जगह में, यहाँ पे लोग सलाम अलैकुम भी बोल रहे, तो कि मैं उसको अलैकुम सलाम नहीं बोलूंगा? आपको चिढ़ने का कोई हक ही नहीं है। ये भारत सेक्युलर कंट्री है, और अगर दीदी अगर उसको मानती है तो एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते क्या भाषा का उपयोग कर रहे हैं, गाड़ी से उतर के उनके पीछे भाग रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए। बाबुल सुप्रियो जी, आप ममता बनर्जी पर तमाम हमले भी कर रहे हैं। आपने उनके स्कूटी नहीं चला पाने की तस्वीरों को लेकर भी अपनी टिप्पणी कर दी, लेकिन सच्चाई ये भी है ना कि देखिए, चाहे बंगाल में चुनाव हो या किसी भी हिस्से में हो, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। ये कितना बड़ा मुद्दा और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? ये तो देश के लिए एक चुनौती है, और इस चुनौती का सामना करने के लिए जो भी ठोस कदम उठाना चाहिए, उसके लिए हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसके लिए ठोस कदम उठाने का काम जो है वो कर रही है। ये मत भूलिएगा कि टैक्सेस, पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर केंद्रीय सरकार अकेले नहीं लेती है, हर राज्य जो है बहुत भारी टैक्स उनके ऊपर लेते हैं। अगर इतना ही दीदी को चिंता थी तो अपना हिस्से का टैक्स थोड़ा कम कर देना, तो हम उसी से निपट रहे हैं। और एक लोकतांत्रिक देश में सबको अधिकार है। उन्होंने 1 रुपए घटा तो दिए हैं,
नहीं नहीं, और अब हर एक टीएमसी कह रही है बारी आपकी है। एक एक रुपया से क्या होगा? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? ये सब चुनाव के सामने ये सब चीजें हम बचपन में जब कॉलेज में थे तब से दीदी को ये सब करते हुए देखा है। एक फांसी की रस्सी लटक रही है और दीदी नीचे बैठी हुई है कि ज्योति बसु ये नहीं करेंगे तो हम शाम तक लटक जाएंगे और 3 दिन खाना नहीं खाएंगे। ये सब हम बहुत बचपन से देखे, तब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे। मैं आपको इतना ही कहूंगा, लेट्स कट ऑल ऑफ दैट। यही कहेंगे कि आज जो हुआ है, जो डिसीजन हुआ है, उससे लोग अपना वोट डालेंगे, फिर लोगों के ऊपर है। आप देखिएगा कैसे हम बंगाल में कितना अच्छा हम कितने अच्छे तरीके से, जैसे माननीय अमित शाह जी कह रहे, हम अगली बार जो है, इस बार जो है 200 पार जरूर करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जिनका मैं जवाब ले लेती हूं। सवाल यह है कि वो 3 कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके जरिए बीजेपी को लगता है कि वो 10 सालों के टीएमसी के राज को खत्म कर देगी इस बार? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा ममता बनर्जी के खिलाफ जो मुद्दा है वो तो है ही। हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों को नौकरी मिले। जो सिंडिकेट कटमनी, लोगों को डराने धमकाने का जो एक एटमॉस्फेयर उन्होंने बना के रखा था, उसकी वजह से बंगाल में किसी भी तरीके का, जबकि एक टाइम पे बंगाल मतलब एज ए इंडस्ट्रियल हब देश में एकदम अव्वल जगह पे थी, आज वो कहीं का नहीं रहा है। कोई यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर ही ऐसा बना के रखा है। आप नारदा में अगर देखिए तो आप देखेंगे कि तृणमूल के किसी छोटे मोटे नेता को पकड़ना पड़ता है, उसको पैसे देना पड़ता है, फिर वो आपको लेके जाएंगे जिसको हम भतीजा कहते हैं उनके पास, फिर वो कुछ थोड़ा सा कुछ लेंगे उसके पास। और दीदी खुद ये कटवानी की बात करी, ये है। फिर आप अगर लैंड एक्विजिशन की नीति देखें तो आपको इंडिविजुअल बायर से, कोई 100 एकड़ में अगर कोई कारखाना चालू करना चाहता है तो उसको इंडिविजुअल बायर से जमीन लेना पड़ेगा। ये सच है कि दीदी जमीन के आंदोलन से मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि पॉलिटिकल उद्देश्य से आप पूरा राज्य का जो है आप हर तरीके से देखिए। आप शिक्षा, हर साल उसकी परीक्षा नहीं होती है। आप हेल्थ की पोजीशन क्या है देखिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन है कि आमफान के लिए जो चावल भेजा जाता है उसकी भी चोरी होती है। तो ये हर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जितना कम बात करी उतनी अच्छा है। हमने तो कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई है। बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है वो आप ही दिखाते हैं। एनआईए जो लश्कर तैयबा के जो आतंकी को पकड़ते हैं उसमें से 9 में से 6 बंगाल से पाए जाते हैं। रोहिंग्या मुसलमान के लिए दीदी खाला बन के बैठी हुई है। जो बाकी लोग हैं जो जो टेरर ग्रुप्स के साथ जिनका लिंक है उनको भी वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए किस तरीके से दीदी ने 10 साल सबके ऊपर जो है अत्याचार किया है। पुलिस की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं मोटा मुद्दे तो बहुत है, करना बहुत है बंगाल के लिए, जितना करे कम है। लेकिन आज जो भी फैसला हुआ लोकतंत्र के लिए हो और हम बहुत, ये बात सच है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल के लिए। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी का यह भी आरोप है कि दरअसल वहां पर अगर किसी की आपसे रंजिश भी होती है तो उस व्यक्ति को बीजेपी अपना बना देती है और इस तरीके से वहां पर श्रेय लेने की कोशिश करती है कि हमारे कार्यकर्ता पर हमला हो गया। नंबर 1, उनके हाल ही में मंत्री पर भी हमला हुआ था, बमबारी हो गई थी। उनका यह कहना है कि बीजेपी ये हमले करवा रही है। देखिए, दीदी का कहने से क्या होता है, सबको मालूम है कि हर जगह में तृणमूल के छोटे बड़े नेता आपस में लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता चल गया कि लोग उनके विपक्ष में हैं। ये तो देखिए ना, इतना बड़ा इलाके में पहले चारों तरफ से अंधेरा देखिए। पहले 2014 में जब मैं चुनाव लड़ा था यहाँ पे हम निकल नहीं पाते थे, बमबारी होती थी, गाड़ी तोड़ दिए जाते थे। अब देखिए मैं खाली जगह पे चारों तरफ देखेंगे, अंधेरे जगह पे बैठ के आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ। किसी की कोई आदमी हमारे गाड़ी के पास आके कुछ करेगा ही नहीं क्योंकि आम जनता की गुस्सा इतना है। ये सब लॉलेसनेस जो इंडिया बंगाल में था उसके खिलाफ इतना गुस्सा है कि वो चाहते हैं कि इसका ये खत्म हो जाए। और आपस में तृणमूल वाले लोग जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस खिलाफ है, वो आपको फर्जी केस देके उठा के लेके जा रहा है। कौन, आप बताइए, तृणमूल के मिनिस्टर के ऊपर बमबारी करेंगे? कौन सा ऐसा हिस्ट्री है? कोई सबूत है दीदी के पास? दीदी तो कुछ भी बोलती रहती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्र मंत्री, किसी को भी वो छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं है। और कौन सी भाषा में वो बात करती है, ऐसा हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ वही जगह पे आके कि लोकतंत्र की जीत हुई है कि हमारी मांग को स्वीकार करते हुए 8 अलग फेज में वोट हो रही है और पैरामिलिट्री फोर्सेस हर बूथ में होगा। और जब लोग अपना मत देंगे, जब अपना वोट देंगे तो तय होगी। आप खुद ही देख लेना इसका नतीजा क्या आएंगे। लोकतंत्र के पक्ष में आएगा, नरेंद्र मोदी के पक्ष में। ठीक है, आप इस वक्त अंधेरी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर रोशनी की कमी है, लेकिन आपका चेहरा पूरी तरह से चमक रहा है। यही चमक रिजल्ट में भी दिखेगी क्या? नंबर 1, और बाबुल सुप्रियो या फिर किसी भी नेता को बीजेपी अपना चेहरा क्यों नहीं घोषित कर देती? लोग पूछ रहे हैं ममता बनर्जी के सामने आपका कौन है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार? देखिए, ये हमारा बीजेपी जो है एक लोकतांत्रिक दल है। यहाँ पे मुख्यमंत्री कोई भी
यहाँ पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई भी अच्छा कार्यकर्ता जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप मुझे मत पूछिए कि चेहरा वगैरह, क्योंकि मैं IIT का परीक्षा देने बैठा हूँ, आप मुझे मेडिकल का सवाल करेंगे तो जवाब मेरे पास होगा नहीं। लेकिन चेहरे की चमक जो है वो मेरी चमक नहीं है, मैं समझ लीजिए मून हूँ, जो सूरज है वो आसपास के लोग हैं, उन्हीं से जो वो रोशनी मेरे चेहरे पे चमक रहा होगा, वही खुशी मेरे आंखों में दिख रही होगी। यही बात मैं आपको कहूँ तो मैं, अगर आप मून है तो ये जो शीतलता है, इमेजिनेटेड चमक, ठीक है, ये जो शीतलता है और साथ ही 8 राज्यों में जो इलेक्शन का अनाउंस हुआ है, क्या ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? क्या ये, सॉरी, बीजेपी को फायदा, जैसा कि ममता बनर्जी कह रही हैं 8 चरणों में चुनाव का मतलब सीधे बीजेपी को फायदा होगा और अपने सत्ता को दुरुपयोग किया गया है बड़े नेताओं की ओर से, बीजेपी पर ये उनके आरोप हैं। तो क्या ये 8 चरणों के इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला है? देखिए, हम सही में एक ऑल इंडिया पार्टी है, उसकी हमारा नाम भारतीय जनता पार्टी है। दीदी जो है वो बंगाल की चिंता करे, अपनी पार्टी की चिंता करे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम देने से कोई ऑल इंडिया पार्टी होता नहीं है। ये अलग बात है कि दीदी को कोalition में रह के सेंटर में मंत्री रहने का उनको मौका जरूर मिला था, हम उसका आदर करते हैं। लेकिन ऑल इंडिया कहीं पे भी वो अपना प्रार्थी दे, जमानत जब्त हो जाती है, हिस्ट्री उसके लिए सामने खड़ी है। तो दीदी बंगाल की चिंता करे, और क्यों लोग उनसे इतना खफा है और क्यों दीदी के लिए, दीदी के पास कुछ भी नहीं रह गए वोट के नतीजे जब आएंगे, उसके बारे में दीदी चिंता करे। बाकी राज्य में बीजेपी लड़ेगी, वहाँ के जो अच्छे दल है, बड़े दल है, उनके साथ लड़ेगी। दीदी का उसमें कोई लेना देना ही नहीं है, टिप्पणी ना ही करे तो अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बाबुल सुप्रियो जी आज तक से जुड़ने के लिए, और आज चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, इस खास मौके पर बातचीत करने के लिए बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनका ये दावा है कि अब की बार तो बहरे